दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें, स्टॉक के अंदर जो लगातार तेजी बन रही है उस पर ब्रेक लग गया फ्राइडे के दिन। बाजार में शानदार तेजी थी, उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया में निगेटिव क्लोजिंग हुई है। तो क्या वोडाफोन आइडिया में अब गिरावट होने वाली है या स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी अभी बाकी है? आगे की क्या संभावना है? तो ये जो तेजी बनी है इसके पीछे की वजह को समझेंगे और साथ में वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या क्या कमजोरी है और क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है उसको जानेंगे। वैसे तो स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में मिला है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में स्टॉक ने कोई जब बड़ी तेजी नहीं बताई। ये जरूर है कि पिछले 6 महीने में लोगों के पैसे डबल किए इसने। अब आगे की क्या संभावना है और मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है वोडाफोन आइडिया को लेकर, और क्या रुझान है एफआईडीआई का वोडाफोन पे, क्या है आगे की संभावना, इन सारी बातों को जानेंगे, अच्छे से एनालिस करेंगे वोडाफोन आइडिया को, क्या वाकई में ये मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो देख लो कि फ्राइडे को शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 14 पर, जैसे कि गुरुवार की क्लोजिंग 13.75 के आसपास थी, तो अच्छी खासी पॉजिटिव शुरुआत हुई। 14.35 का हाई भी बनाया ने। इंट्राडे में देख सकते हो काफ़ी शानदार तेजी बनी और जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ गया बिल्कुल ऊपर के लेवल से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। कुछ बड़े फंड हाउस ने जिसने निचले लेवल से खरीदारी की थी उनकी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और ये हैवी सेलिंग की वजह से स्टॉक आ गया नीचे 13.55 पर लो बनाए और अंत में क्लोजिंग 13.70 के आसपास है, जहाँ पे 0.36% की तेजी बनी। तो जैसे कि आपको पता होगा भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, बड़े फंड हाउस की करोड़ों शेयर की खरीदारी होती है और वो अपना प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी कर लेते हैं और इसी वजह से यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हुई है। अब आप देख ही सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने लोगों के पैसे डबल किए। आप ये समझ सकते हो 6.90 के आसपास स्टॉक था 8 मई को, 6 महीने पहले वो 14 तक पहुंचा फ्राइडे को, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। यहाँ पे सिर्फ पिछले 5 दिन की ही बात करें स्टॉक ने 27% की ज़बरदस्त तेजी बताई है, तो ये आप समझ सकते हो ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ है। वैसे इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में इसने 66% का निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी जिसने भी 5 साल पहले निवेश किया होगा वो अभी भी लॉस है इस स्टॉक के अंदर। 3 ईयर की बात करें इसने 60% की तेजी बताई है। 1 ईयर की बात करें तो भी आपको 60% की ही तेजी दिखाई देगी। 3 मंथ की बात करें तो 75% की तेजी है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक लगभग एक ही जैसे है, कोई बड़े मूवमेंट बनी है। यहाँ पे अप डाउन कुछ समय के लिए हमें देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस लगभग वहीं पे है। पिछले 1 महीने में 14% की तेजी बताई है, 1 डे के हिसाब से कोई अप डाउन नहीं। तो ये जो देख लो कि तेजी का जो माहौल बनना शुरू हुआ, देखिए काफ़ी अच्छी तेजी बनी। इसके पीछे वजह है कि कंपनी ने अपने कर्ज को लेकर कोई बड़े फैसले किए और जो खबर निकल के आ रही है कि दूरसंचार विभाग का जो पुराना बकाया था वो कंपनी ने चुका दिया है, जिससे निवेशकों के बीच में एक फिर से भरोसा लौटा है। तो देख सकते हो कि कंपनी ने रीफाइनेंस किया अपने पुराने कर्ज को, एक बड़ी टेंशन से वो बाहर निकले। कंपनी ने साथ में ही कर्ज के जरिए करीब 2000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेज भी की है और कंपनी ने इस रकम से 5G स्पेक्ट्रम की किस्त को भी चुका दिया, यानी अब कंपनी अपनी 5G की सर्विस को आराम से आगे चला पाएगी और कंपनी ने दूरसंचार विभाग का जो पुराना सारा कर्ज था वो भी चुका दिया, यानी एक तरह से बड़ी मुसीबत से कंपनी बाहर निकली है और अब कोशिश करेगी अपने बिजनेस को फिर से तेज़ी से आगे बढ़ाने की। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने पुराने बकाया साथ लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज को भी चुका दिया है और कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने बयान दिया है कि कंपनी की फंड जुटाने को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है और कंपनी बड़ा फंड जुटा सकती है, फंड मिलने की उनको उम्मीद भी है। तो कुल मिला के बहुत सारी पॉजिटिव बातें एक साथ हो रही है। कंपनी फिर से एक तरह से टक्कर देने को तैयार हो रही है जियो को, क्योंकि जियो ने इनकी जगह ली थी। कंपनी का कारोबार मजबूत था, जियो ने आने के बाद इनको पछाड़ा। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने रिजल्ट को भी डिक्लेयर कर दिया है। अगर रिजल्ट आप देखें तो रिवेन्यू लगातार एक जैसा ही बना हुआ है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 10,711 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में 10,751 करोड़ के आसपास रहा और जून क्वार्टर में ये 10,677 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, बिजनेस एक जैसा ही है, बिल्कुल पटरी पे है और वही रेवेन्यू है आपको साल भर में दिखाई देगा। लेकिन प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पे आपको कंपनी जैसे कि लॉस में बनी हुई है, तो लॉस इस बार बढ़ा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे कंपनी को 7,596 करोड़ का लॉस था और देख सकते हो कि इस बार सितंबर 2023 में लॉस बढ़ के 8,738 करोड़ तक पहुँच गया। जून क्वार्टर में ये 7,840 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो लॉस बढ़ गया है। यह सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। कंपनी का बिजनेस जो है इसमें लॉस मेकिंग बना हुआ है। वैसे अगर हम पिछले कुछ सालों की तुलना करें तो इसमें आपको थोड़ी सी राहत तो दिखाई देगी। 2020 में कंपनी को 73,878 करोड़ का भारी लॉस था।
वैसे ये लॉस 2022 तक घट के 28,245 करोड़ तक पहुंचा है, लेकिन 2023 में लॉस फिर से बढ़ा है, 29,301 करोड़ के आसपास रह गया। तो यही सबसे बड़ा एक इसका माइनस पॉइंट है, कंपनी बहुत भारी लॉस मेकिंग है। साथ में नेटवर्थ भी निगेटिव हो रहा है। 2019 में कंपनी का 59,635 करोड़ का नेटवर्थ पॉजिटिव था, इस समय 2023 में वो 74,359 करोड़ निगेटिव है। तो कंपनी के लिए यही थोड़ा सा एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट को देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 9.95% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 42,488 करोड़ के आसपास रह गया है। अब सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जो 0.96% की वृद्धि दिखा रहा है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 10,750 करोड़ के आसपास है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो निगेटिव और वो है एनुअल नेट रेवेन्यू, जिसमें 3.74% की गिरावट हुई है, जो लास्ट ईयर 29,301 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें आप देख दो कि 15.04% की गिरावट हुई है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 8,737 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन उसके बाद में अगला पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वह है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 60.8% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है और ये बहुत ही बेहतर रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट आपको फिर से निगेटिव दिखाई देगा और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो -2.16 है, यानी ये निगेटिव है। इसके बाद आपको अगला पॉइंट पॉजिटिव फिर से दिखाई देगा, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो -0.18 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए हेल्दी एक पॉइंट बन जाता है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, 1.07% थी, उसकी जगह पे 1.67% हुई है। अगला पॉइंट बन रहा है न्यूट्रल और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में होल्डिंग, जो 50.36% के आसपास, जो काफ़ी अच्छी है। अगला आपको पॉइंट निगेटिव दिखाई देगा और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 0.73 है, तो लेस देन 1 है, इसीलिए नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है प्रमोटर के कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव पॉइंट आपको 6 दिखाई देंगे और निगेटिव पॉइंट आपको यहाँ पे 4 दिखाई देंगे, एक न्यूट्रल पॉइंट है। इसका मतलब जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का, यानी एक तरह से देखें तो इतना सब कुछ खराब नहीं, बाकी यहाँ पे एक संभावना पॉजिटिव है और प्राइस बहुत नीचे तो ऊपर जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल सेटअप के हिसाब से देखो, इसकी जो प्राइस है वो 13.60 तक जाने की संभावना है। ओशो कृष्णन एंजल वन की तरफ से कह रहे कि इस समय जो स्टॉक है वो एक तरह से तेज़ी से आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। रेजिस्टेंस जोन इसका 15 से 16 का है और नीचे की तरफ अगर स्टॉक अगर आता है तो आप देखें तो 12.50 से लेकर 12 का इसका और जोन है, यानी ये 12 के ऊपर जब तक है ऊपर जाने की संभावना, 12 से नीचे जाएगा तो फिर गिरावट की संभावना बन सकती है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक ने 10.50 का जो लो था उसको छोड़ के उस पैटर्न से बाहर निकला है और अब एक तरह से देखें तो यह स्टॉक आने वाले समय में यानी 16.80 तक जाने की संभावना है, जो दिसंबर 2021 में इसने हाई बनाया था। तो एक तेज़ी की संभावना बन सकती है, एक मूवमेंट बना है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बढ़ने लगा है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 14.35 का, अगर इसके नीचे अगर आप देख क्लोज होता है तो ये फिर 13.60 के नीचे अगर जाता है तो फिर आपको उसका जो टारगेट है 11.80 का देखने को मिलेगा, यानी उनके हिसाब से इसमें कुछ गिरावट की संभावना बन सकती है इस लेवल से। DRS फिनवेस्ट के फाउंडर रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक 15.5 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस आपको 12.5 का लगाना है और इसमें बने रहना है। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म टारगेट आपको 15-16 के देखने को मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें बनाने की फिलहाल कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अभी बिजनेस पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी लॉस में है, लेकिन आप इसमें शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसा कमा सकते हैं, संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। और देख सकते हो कि इसमें FIDI भी अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 50.36% के आसपास है, जो लगातार बनी हुई है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। यहाँ पे FI ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, 2.29% की होल्डिंग थी जून में, 2.46 हुई है सितंबर में। DI की बात करूँ उनकी 0.72% की होल्डिंग थी जून में, जो 1.79% तक पहुँच गई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करूँ 0.60% की होल्डिंग थी जून में, जो 1.67% तक पहुँच गई है। तो FIDI और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया सितंबर में। जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, 46.63% की होल्डिंग है जून में, जो सितंबर में 45.39% के आसपास हुई है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी इसमें गिरावट हो सकती है, तो डिप में आप खरीदारी करें और शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी फिलहाल स्टॉक देखो मजबूत बना हुआ है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में स्टॉक नंबर 1 बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का अच्छा जरिया बन सकता है स्टॉक। लेकिन आप जब तक इसकी पूरी की पूरी एक मजबूत रणनीति बाहर नहीं आएगी तो लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश के बारे में अभी सोचा नहीं जा सकता। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।